हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माय आसान आंसर में आप लोगों का स्वागत है। मैं जो है आपके लिए लाया हूँ एक आसान और एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपको सेंटअप का हाल में ही जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को। तो मैं उसी का जो है वो लेकर आया हूँ वीवीआई क्वेश्चन, और देखना चाहते हैं कि आप कितना अच्छा से जो है हिंदी तैयारी किए हैं। अगर आप 100 में से 70 का सही टिक लगा लेते हैं तो मैं समझ में आ जाएगा कि आप जो हिंदी बहुत अच्छे से तैयार किए हैं और ज़रूर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो की ओर, क्योंकि सेंटअप का एग्ज़ाम जो है आपको 16 तारीख को होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं कि इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है दुर्गंध। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी की, सी की, डी। तो देखा जाए इसका सही आंसर होगा आपका डी होगा। और हेलो दोस्तों, हमको बताने से पहले ही आपको सही आंसर का जवाब देना होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं पहला का आंसर डी हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाता है लिखा हुआ अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप देख सकते हैं ए में कंठ, बी में तालु, सी में मुद्रा और डी में नासिक है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा आपको अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बताएं। तो देखा जाए दूसरा का जो आंसर होगा वो आपको होगा डी होगा, क्योंकि अंगा का उच्चारण जो है नासिक यानी नासिक से होता है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? लोहा एक शब्द है, नहीं लोहा जो एक शब्द है, तो आपको बताना है कि लोहा जो है वो कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, जल्दी बताएं। ए में स्त्रीलिंग है, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो आपको हो जाएगा तीसरा का बी होगा, क्योंकि लोहा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है ना। लोहा से वाक्य बना सकते हैं। लोहा जो है बड़ा है, लोहा जो है वो है ना मजबूत है ना। तो इस तरह लोहा जो है वो एक पुल्लिंग हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है जातिवाचक, ऑप्शन बी में है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी में भाववाचक, ऑप्शन डी में समूहवाचक। तो आपने अच्छा से तैयारी की है तो जल्दी बताएं कि इसका आंसर कौन होगा चारों में से। तो देखा जाए कि चारों का जो आंसर होगा वो चार का जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाचक। क्योंकि कलम कहने से पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए कलम जो है आपको जातिवाचक संज्ञा है। समझ गए? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इन लोकोक्तियों का क्या अर्थ होगा? इस लोकोक्तियों का जो है लोकोकित का क्या अर्थ है, जल्दी बताएं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मुहावरा ही समझ लीजिए एक तरह का। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो हमसे पहले बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए में पीछा न छोड़ना, बी में है हानि पहुंचाना, सी में काम न जानना और बहाना बनाना, और डी में मूर्ख व्यक्ति। तो 5 का सही ऑप्शन क्या है? तो देखा जाए 5 का जो सही ऑप्शन है आपको हो जाएगा सी, यानी काम न जानना और बहाना बनाना, है ना। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए में है दाता, बी में है दोष, सी में है कृपण और डी में है दीवा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 6 का जो सही आंसर होगा गुण का विलोम हो जाता है दोष, यानी दोष होता है, क्योंकि गुण का मतलब गुण किसी गुण बताना, तो गुण को उल्टा दोष होता है। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए लिखा हुआ प्रत्येक शब्द कौन समास है, यानी प्रत्येक जो है आपको जो प्रत्येक दिया हुआ ये कौन सा समास है आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है।
अव्ययभाव, बी में है तत्पुरुष, सी में द्विगु और डी में द्वंद्व। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताएं आप। तो देखा जाए 7 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा प्रत्येक जो है वो अव्ययभाव समाज है ना, क्योंकि प्रत्येक में दीर्घ तो हो नहीं सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता, नहीं प्रत्येक, यानी पहला पद क्या है, छोटा है, प्रत्येक है ना, जिस तरह प्रतिदिन होता है उसी तरह प्रत्येक, इसलिए 7वां का जो आंसर है 7 का, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है राम खाता होगा, ये कौन सा काल है, राम खाता होगा ये कौन सा काल है। तो ए में है भूतकाल, बी में है संदिग्ध वर्तमान काल, सी में है भविष्य काल और डी में है सामान्य भूतकाल। इसका सही आंसर क्या होगा, तो राम खाता होगा, जल्दी बताएं, हमसे पहले आप इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है हिंदी, और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर चुके हैं। तो देखा जाए कि राम खाता होगा, तो ये आपका जो है वो संदिग्ध है ना, संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि इसमें संदेह कर रहा है, राम खाता होगा यानी इसमें संदेह कर रहा है ना, इसलिए ये जो है वो संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो लिखा हुआ सभा, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, इसका ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है आपको जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक है और सी में जो है वो समूहवाचक है ना, और डी में जो है भाववाचक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो देखा जाए 9 का जो आंसर होगा वो आपको होगा, 9 का आंसर जो होगा वो आपका होगा सी, समूहवाचक, क्योंकि सभा जो है वो समूह का बोध हो रहा है ना, इसलिए 9 का जो आंसर हो वो सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में क्या कर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है क्या कि आग, आग जो है वह शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तत्सम, ए में तत्सम, बी में तद्भव है ना, और सी में जो है वो देशज है और डी में विदेशज है। आप देख सकते हैं तीन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो देखा जाए 10 का जो आंसर होगा वो आपको होगा, 10 का जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी होगा, यानी 10 का जो आंसर होगा वो आपको कौन हो जाएगा, बी होगा, तद्भव, क्योंकि आग शब्द जो है वो एक हिंदी में है, जो संस्कृत से हिंदी में है, इसलिए तद्भव है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आग शब्द, चूँकि आग जो है हिंदी में, तो तद्भव का मतलब जो हिंदी होता है, अगर आग का अग्नि रहता तो ये तत्सम हो जाता है। ठीक ना, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आग का प्राचीन शब्द होता है अग्नि, और अग्नि का होता है आग, इसलिए तद्भव, तद्भव जो हिंदी में आता है ना, तत्सम संस्कृत में आता है, इसलिए आपको कह सकते हैं कि 10 का जो आंसर है वो आपको तद्भव होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ कर ही आगे बढ़ना है और सही से टिक लगाना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम, यानी यहाँ पर दिया हुआ तुम क्या खा रहे हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेखा लगा हुआ है, तो इसी को बताना है कि क्या जो है ये कौन सा सर्वनाम है ना। तो ए में अनिश्चयवाचक, बी में प्रश्नवाचक, सी में संबंधवाचक, डी में निश्चयवाचक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 11 का हो जाएगा आपको, है ना, बी होगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या, क्या या कौन ये सब बोध कराता है, प्रश्नवाचक, है ना, तो इसलिए प्रश्नवाचक 11 का बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो आप बता सकते हैं चोर शब्द का विलोम क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं ए में निर्दोष, बी में अच्छा, सी में गुणवान और डी में जो है साधु है। तो आप बताएं जल्दी से कि चोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखा जाए 12 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, क्योंकि चोर का उल्टा होता है साधु, जो चोरी नहीं करता है ना, इसलिए 11 का आंसर डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं
कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है ना। क्लास 10 में पदबंध ही पढ़ना है, तो ये कौन सा इसका उदाहरण हो सकता है। आप देख सकते हैं ए में है संज्ञा पदबंध, बी में विशेषण पदबंध है ना, सी में सर्वनाम पदबंध और डी में है क्रिया पदबंध। तो इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा, इसका आंसर बताएं। हमसे पहले आपका इसका आंसर का जवाब देना होगा। तो देखा जाए 13 का जो आंसर होगा वो आपको होगा बी, विशेषण पदबंध। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री किस पदबंध का, मतलब भारत का प्रधानमंत्री, ये विशेषता का बोध हो रहा है ना। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं है ना, वो पूरे देश के लिए हैं, तो इसका जो है विशेषण होना, इसलिए 13 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आप बता सकते हैं संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं समजोड़ गम, बी में संजोड़ गम और सी में है समजोड़ गम हलंत दिया हुआ और डी में है सजोड़ मगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, अगर आपको संधि विच्छेद अच्छा से तैयारी किए हैं तो देखा जाए 14 का जो आंसर आ रहा है, 14 का जो आंसर होगा ये आपको आंसर हो जाएगा सी, समजोड़ गम। क्योंकि सम जो है इस पर आधा म है, इसलिए हलंत का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 14 का सी ही होगा। ठीक है 14 का सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में लिखा हुआ है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको शुद्ध वाक्य खोजना है। जैसे ए में दिया हुआ आपका भवदीय, बी में है साहित्य और जीवन का घोर संबंध, सी में वाह भारी भड़कम भीड़ जमा थी और डी में है श्री कृष्ण के अनेक नाम। तो इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है वो आपका सही होगा, तो आप जल्दी बताएं। हमसे पहले आंसर का जवाब देना होगा। और देखा जाए तो 15 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 का जो आंसर आया वो डी है, क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम ये सही वाक्य है, बाकी जो तीनों हैं वो गलत वाक्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए है ना। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ मगमा क्या बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए मगमा क्या बेचती थी, तो ऑप्शन नंबर ए में है मक्खन, बी में दूध, सी में दही और डी में घी है। इन चारों में सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए 16 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी, दही। क्योंकि मगमा जो है वो घर घर जो है वह दही बेचती थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में लिखा हुआ है कि मगमा कहाँ की रहने वाली है। मगम्मा जो थी मनगम्मा कहाँ की रहने वाली है, तो अबलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। अगर आप हिंदी से तैयारी किए हैं, हिंदी की किताब पढ़े हैं, तो इसका ज़रूर सही आंसर बताएंगे। तो देखा जाए 17 का जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ए, यानी बंगलोर के अबलूर की किसी गांव की थी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा जाए कि मनगम्मा है ना, मनगम्मा जो है वह किस भाषा की कहानी है, यानी मनगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो ऑप्शन ए में तेलुगु, बी में उड़िया, सी में हिंदी और डी में कन्नड़। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, देखा जाए 18 का जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है आपका है ना डी होगा, कन्नड़। क्योंकि मनगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, अब जो भी हिंदी तैयारी किए हैं मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चे है ना, उनका तैयारी रखिएगा जारी, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब तक जो है भूलना नहीं है और अच्छा से तैयारी करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में लिखा हुआ धरती कब तक घूमेगी, इसका रचनाकार कौन है, इसका लेखक जो है कौन लिखा था। ये में आप देख सकते हैं सात कोड़ी,
बी में ईश्वर पाटलेकर, सी में सुजाता और डी में है सावर दैया। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? तो देखा जाए 19 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावर दैया जो है इनका रचनाकार है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में लिखा हुआ लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में बात किया जाए 1936, बी में 1935, सी में 1937 और डी में जो है 1938 है। तो इन चारों में से जो है सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 20 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 यानी 1935 में जो है वो सुजाता का जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में लिखा हुआ है सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, है ना, प्रेम घनन की, रसखान की, घनानंद की। तो सुजान सागर किनकी रचना है आपको बताना है। तो देखा जाए 21 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, घनानंद, यानी सुजान सागर जो है वह घनानंद की रचना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में लिखा हुआ अति सुधो स्नेह को मारक, अति सुधो स्नेह को मारक छंद के रचनाकार। तो छंद का कौन सा रचनाकार ये कौन लिखा था? ऑप्शन नंबर ए में है अज्ञे, बी में कुंवर नारायण, सी में बीरेन डगवाल और डी में जो है वह घनानंद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 22 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका है डी हो जाएगा, घनानंदन, है ना, यानी 22 का जो सही आंसर वो होगा घनानंदन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखा जाए 23 क्वेश्चन नंबर में कि प्रेम घनन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेम घनन जो है वह किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ प्रयोगवाद, बी में जो है वह प्रगतवाद, सी में भारत तेंदु और डी में छायावाद युग के। 23 में इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए कि 23 का जो सही आंसर है इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, भारत तेंदु युग के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 में लिखा हुआ है जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद जो है वो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घनन, अनामिका और घनानंद और डी में है रसखान। इन चारों में किसका आंसर होगा? आपको पता है तो जल्दी बताएं इसका आंसर कौन होगा। तो देखा जाए 24 का जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा ए, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, 25। हेलो दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में क्वेश्चन कर रहा है क्या स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता जो है वो कैसी कविता बताना। ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम्या, बी में है भगन दूत से, सी में रसखान से और डी में है प्रेम घनन से। इन चारों में सही आंसर क्या होगा? अगर आप पोएम कविता तैयारी किए हैं अच्छा से, हिंदी किताब पढ़े तो जल्दी बताएं 25 का इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 25 का जो आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेम घनन। स्वदेशी कविता जो है वो प्रेम घनन ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखा जाए कि सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था? तो इस तरह देखा जाए कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1800, बी में 1700, सी में 1900 और डी में जो है 1905 ईस्वी में। इन चारों में सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी बताएं कि इसका चारों का सही आंसर क्या होगा। हमसे पहले इसका आंसर का जवाब देना होगा। तो देखा जाए 26 यानी 26 का इसका सही ऑप्शन होगा सी, इसका सी आंसर होगा। यानी देखा जाए तो 26 का जो है सही आंसर आपको आएगा इसका सी आएगा, यानी 1990, 1900 यानी 1900 जो है इसका सही इसका आंसर है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 26 का सही आंसर आपका सी है। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ खेत शब्द है, यानी खेत जो है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में विदेशज, विदेशज है, सी में तद्भव है, बी में तद्भव है, सी में देशज है और डी में जो है वह तत्समय है। तो इन चारों में से सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 27 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देशज, क्योंकि खेत जो है वो एक देसी भाषा है। जिस तरह हम बोलते हैं छिपा, लोटा, बर्तन, खेत, है ना, तो इस तरह ये देशज भाषा हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, यानी सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है सत्याग्रह, बी में है सत्य आग्रह और सी में है सत्याग्रह और डी में देखा जाए सत्य आग्रह। इन चारों में से सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 28 का जो है वो सही आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर सी सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 में देखा जाए कि वह छत से गिर पड़ा, ये किस कारक का उदाहरण है। आपको पता है कि कारक 8 होते हैं, कर्ता ने कर्म को इस तरह, तो ये वह छत से गिरा ये कौन सा कारक है आप बता सकते हैं। जिस तरह से दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में अपादान कारक, बी में कर्ता कारक, सी में कर्म कारक और डी में है अधिकरण कारक। तो इन चारों में से सही आंसर किसका होगा तो आप बता सकते हैं। तो देखा जाए 29 का जो है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ए अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई, यानी वह छत से गिर पड़ा तो वह छत से क्या हो रहा है अलग हो रहा है, इसलिए जो है 29 का 29 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें अलग हो रहा है छत से। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है तालु, ग किस चीज से बोलते हैं, तालु से, मुद्रा से, कंठ से कि ओष्ठ से। तो 30 का जो है वह सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 30 का सही ऑप्शन जो है वो आपको आ जाएगा सी कंठ से, यानी कहने का मतलब है कि 30 का जो सही ऑप्शन आ जाएगा सी हो जाएगा कंठ से, क ख ग ये कंठ से बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखा जाए 31 यानी 31 क्वेश्चन नंबर। तो 31 में दिया हुआ कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, क्या थे, आलोचक थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार थे कि संगीतकार थे। इन चारों में सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 31 का जो है वो सही इसका आंसर आपको होगा वो क्वेश्चन नंबर बी होगा, यानी गद्यकार थे, है ना, यानी पद के साथ गद्य यानी कहानियां भी लिखा करते थे। ठीक है, दिनकर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जापान को, बी नेपाल, सी भूटान और डी ईरान। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। देखा जाए 32 का जो है वो सही आंसर आपको होगा ए होगा जापान को, क्योंकि उगते हुए सूरज का देश जो है वो जापान को ही कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में देखा जाए कि एक वृक्ष की हत्या, इस वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाल की तरह, मतलब सूखी डाल किसके जैसा लगता है, यानी किसके जैसा सूखी डाल जो है दिखाई देता है। तो जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीमार आदमी की तरह, राइफिल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। इन चारों में से सही इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 33 का जो है सही ऑप्शन नंबर है बी राइफिल की तरह, यानी सूखा वृक्ष जो है वो राइफिल की तरह जो है वो कवि को दिखता था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में लिखा हुआ है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटा, यानी कवित्री अनामिका के अनुसार जो है वो चौखटे में क्या नहीं अटा था। इसका सही आंसर क्या होगा।
तो देखा जाए 34 का जो है ऑप्शन जिस तरह दिया हुआ है खरगोश, बी में क, सी में घड़ा और डी में गमला। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 34 का जो है सही आंसर आपको आ जाएगा क, यानी कविता नविका के अनुसार चौखट में क्या नहीं आता? तो क जो है, क जो शब्द है ये नहीं आता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, 35 में लिखा हुआ है 35 में लिखा हुआ है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो कौन सा महीना जो है माँ के लिए, माँ शब्द के लिए आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं चैत, बी में वैशाख, सी में ज्येष्ठ और डी में आषाढ़। तो इन चारों का सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 35 का जो है वो सही आंसर आपको आ रहा है, वह है आपको क्वेश्चन नंबर है ना ए होगा, यानी चैत। यानी चैत के महीना में जो है आपको जो है चैत के महीना में जो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। ठीक है, हाँ दोस्तों, कोई चीज़ कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता, बस ये मन का भ्रम है। अच्छा से तैयारी करें मिडी है ना, गेट से आपका हर एग्जाम अच्छा से जाएगा और आप फर्स्ट डिवीज़न जरूर आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। 36 में लिखा हुआ कि पापाती किस पर लेटी हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चौकी पर, बी स्ट्रेचर पर, सी खटिया पर और डी पलंग पर। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? तो देखा जाए 36 क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेचर पर, है ना। क्योंकि पापाती जो है अस्पताल में जो है वो स्ट्रेचर पर ही लेटी हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस, है ना, धरती कब तक जो है घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? यानी किसे महसूस होने लगा कि आकाश जो है वो अनंत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पुष्पा, बी में भावरी, सी में बिज्जू और डी में सीता। तो धरती कब तक घूमेगी, ये सीता की कहानी, जल्दी बताएं इसका किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो देखा जाए 37 में ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर जो आपको आएगा वो आएगा आपको, है ना, ऑप्शन नंबर डी सीता को। नहीं, सीता को महसूस हो गया कि जो है आकाश जो अनंत नहीं है। उसका तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 38 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 में बात किया जाए तो 38 में दिया हुआ कि सीता के कितने लड़के थे? 3, 4, 5, 6। तो इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए सीता के जो है वो कितने लड़के थे? तो सीता के जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3, यानी सीता के जो है वो 3 लड़के थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 39 का। तो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण जो है किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं दिया हुआ है सातकोड़ी, बी में सुजाता, है ना, दिया हुआ इस तरह, और सी में है जो है काल्डवेल और डी में है सावरदैया। इन चारों में से सही इसका आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 39 का सही आंसर जो है वो आपको आ जाएगा सी हो जाएगा, यानी काल्डवेल। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल का, है ना, काल्डवेल की रचना है। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आपको 100 में से 50 क्वेश्चन का ही सही जवाब देना है। यहाँ पर तो हम सारे क्वेश्चन सही से बता रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखा जाए कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी भ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, किस चीज़ से भ का उच्चारण होता है? तो ऑप्शन में बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में ओष्ठ, बी में तालु, सी में मुद्रा और डी में दंत है। इन चारों में से जो है वो सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 40 में का सही आंसर जो है आपको आ जाएगा ओष्ठ, क्योंकि प फ भ जो है वो ओष्ठ से ही बोलते हैं, इसलिए भ का उच्चारण स्थान कौन होगा? ओठ ही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में दिया हुआ कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भानुमति का पिटारे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ भानुमति की अटैची, ए में जो आपको दिया हुआ है ना,
ए में आप देख सकते हैं, ए में दिया हुआ है भानुमति का पिटारा मोहरा का क्या अर्थ हो सकता है। तो ए में दिया भानुमति की अटैची, बी में अनावश्यक वस्तु, सी में भानुमति की संपत्ति और डी में है जो भानुमति का गुल्लक, यानी गुल्लक यानी बैंक जिसमें पैसा रखा आता है। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 41 का जो है इसका सही आंसर आपको आ रहा है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी भानुमति का पिटारा। इस मुहावरे का अर्थ होगा अनावश्यक वस्तु, है ना। इसका अर्थ क्या होगा? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तु का भंडार। भंडार जो है यहाँ कुछ मीटर गया है दोस्तों, आप समझ गए हैं कि इसका आंसर 41 का बी होगा, अनावश्यक वस्तु का भंडार। क्योंकि पिटारा, भानुमति का पिटारा का मतलब कोई चीज़ रखने वाला वस्तु होता है, जिसका अर्थ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। अब बात किया जाता है 42 नंबर 20 यानी 41 का। तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में जो है 42 में है अज्ञान शब्द कौन सा समाज है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए में है बहुवीरीय समाज, बी में कर्मधारय, सी में नयन समाज और डी में द्वंद्व समाज। तो अगर आप ये बता देते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत अच्छा से व्याकरण जो स्टडी की है, तैयारी की है, ठीक है। तो देखा जाए 42 का ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी नयन समास होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। इसी तरह सही टिक लगाते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हेलो दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में और देखते हैं, है ना, कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो आप सही टिक लगाते हैं। तो चलते हैं 43 में कह रहा है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, यानी इसमें बताना भाववाचक संज्ञा कौन है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है बुढ़ापा, बी में पहाड़, सी में नदी और डी में राम है। तो बताएं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखा जाए कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो गुण बता रहा है ना। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई गुण धर्म बताता है ना, इसलिए बुढ़ापा जो हो गया आपको भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में कह रहा है क्वेश्चन कि बहादुर, है ना, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, यानी बहादुर में शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। लेखक की बहन थी, लेखक की पत्नी थी, लेखक की रिश्तेदार थी कि लेखक की माँ थी। तो जल्दी बताएं, क्योंकि आपने इसका कहानी पढ़ ली है तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा 44 का। तो देखा जाए तो 44 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी, यानी निर्मला जो थी वो बहादुर की कौन थी, है ना, लेखक की पत्नी थी, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में कह रहा है क्या कि आशा दीवार, यानी आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार जो है वो कौन से कवि की रचना है, यानी किसने इसका रचना किया था। ऑप्शन ए में देख सकते हैं रसखान, बी में कुंवर नारायण, सी में रामधारी श्री दिनकर और डी में है गुरु नानक। तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो 44 का देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है आपको क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक, यानी आशा दीवार जो है वो किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में लिखा हुआ है क्या कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये आंसर पता होगा जिस तरह ऑप्शन से दिया। ऑप्शन ए में दिया महात्मा गांधी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। हमसे पहले इसका ऑप्शन का आपको जवाब देना होगा। तो देखा जाए 46 का सही आंसर इसका ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। और 47 में कह रहा है क्या कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा के कविताएं, है ना, किस भाषा की कविताएं लिखे थे।
गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा किस भाषा की कविताएं लिखे थे? तो इसका ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में हिंदी, सी में मराठी और डी में बंगाली। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी बताएं। 47 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 47 का सही ऑप्शन है बी, हिंदी। यानी गुरु नानक जो है पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखे थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में लिखा हुआ है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? यानी संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो ऑप्शन ए में रश खान, बी में सुमित्रा नंदन पद, सी में प्रेम घनन और डी में है वीरेन डंगवाल। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपको पता है कि कृष्ण के भक्त कौन थे? 48 का जो है इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपको ए होगा, रस खान, क्योंकि रस खान भी जो है वो कृष्ण भक्त कवि थे 48 का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 49 की ओर। 49 में देखा जाता है कि रस खान का 49 में रस खान का रचनाकार था। यानी 49 में रस खान का रचनाकार था। नहीं, ये रस खान ने कौन सा रचना किया था? ए में देख सकते हैं शाहजहां के शासनकाल, बी में जहांगीर का शासनकाल, सी में हुमायूं का शासनकाल और डी में अकबर का शासनकाल। तो इसमें रस खान का किसका रचनाकार हो सकता है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 49 का सही आंसर है आपका बी, जहांगीर। यानी रस खान का रचनाकार जो था वो जहांगीर के शासनकाल में ही रचना किए थे, नहीं लिखे थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 में लिखा हुआ है क्या कि वियोग में सच्चा प्रेमी को वेदना रहता है, उसके चित्त में जो तरंगे उठती है का चित्रण किया है। यानी ये किस जो है ये चित्रण जो मतलब किस पाठ से यानी किस कवि से ये लिया गया है और कौन इसके लिखे हैं इसके बारे में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको, है ना, 50 का ए, घनानंद। क्योंकि घनानंद जो लिखे हैं क्लास 10 में वियोग में सच्चा प्रेमी, वो उन्हीं का लिखा हुआ ये चित्रण है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में देखते हैं कि आम शब्द का प्रवाची कौन सा? नहीं, आम शब्द का प्रवाची क्या होगा? ऑप्शन ए में प्रसून, बी में झप, सी में द्रुम और डी में है रसाल। यानी इन चारों में से 51 का ऑप्शन कौन होगा? तो देखा जाए 51 का जो ऑप्शन है वो आपको है डी, रसाल। यानी आम का प्रवाची शब्द होता है रसाल। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध कौन सा सही लिखा हुआ है? नहीं बता सकते कि हिंदी में जो है ये सही कौन लिखा हुआ है? अनाधिकार कि अनधिकार कि अनाधिकार कि अनाधिकार। यानी चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, है ना? तो देखा जाए 54 का सही ऑप्शन इसमें से आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाधिकार। क्योंकि अनाधिकार जो है वो लिखा हुआ सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। लिखा हुआ आमरन। आमरन शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? जल्दी बताएं। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे आता है। आपको पता है कि उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्द के जो है आगे आता है ना। तो बताना है आपको कि 53 में आमरन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में आ, बी में माँ, सी में ईमा और डी में ईमा। यानी इन चारों में से 53 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको सब पढ़े होंगे अच्छे से, तो बताएं इनका ऑप्शन क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है 53 का ए, यानी आ। क्योंकि आ जो है वो पहले आ रहा है, इसलिए आ जो हो गया वो आपको उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में लिखा हुआ है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिनी विनोद शर्मा को, ऑप्शन बी में यतीन्द्र मिश्रा को, सी में भीमराव अंबेडकर को और डी में अमरकांत को। चारों में से 54 का जो है वह सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है आपको 54 का डी, अमरकांत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में।
55 में भी लिखा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यानी किस पार्ट में से लिया गया और ये कौन, यानी ये वाक्य जो किसने कहा था? ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी मिस्टर सी गिरधर लाल और डी मुखर्जी साहब। तो बता सकते हैं कि इन चारों में से जो है वो 55 का सही जवाब क्या होगा? तो 55 का जो है सही ऑप्शन है आपका ए सेन साहब, यानी सेन साहब ही ने ये वाक्य जो है कहा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में है क्या, आप देख सकते हैं 56 में है क्या कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में है मैक्स मूलर, सी में है गुणाकर मूल्य और डी में अमरकांत। इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो देखा जाए 56 का जो है वो सही ऑप्शन है आपको, है ना, बी मैक्स मूलर, क्योंकि हितोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद जो है वो मैक्स मूलर ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। 57 में आप देख सकते हैं कि निरीवंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से, सी वनस्पति विज्ञान से, डी भूगर्भ विज्ञान से। ये चारों में से जो है वह सही ऑप्शन किसका है? तो देखा जाए कि निरीवंश विद्या का संबंध जो है वो आपको किससे है? इसका सही आंसर होगा आपको ए खगोल, है ना, खगोल विज्ञान से इसका संबंध है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में देख सकते हैं कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? नख मतलब नाखून रखना पसंद करते हैं। किस देश के लोग जो बड़े बड़े नख जो है वो रखना पसंद करते हैं? इसका ऑप्शन देखा जाए, ए में अंग देश, बी में गंधार, सी में है जो कैकय और डी में है गौड़ देश। इन चारों में से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी गौड़ देश। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में क्या कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक जो है वो किनकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर, बी में बिरजू महाराज, सी में गुणाकर मूल्य और डी में महात्मा गांधी। तो इन चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपको 59 का सी गुणाकर मूल्य, यानी सूर्य नामक पुस्तक जो है वह गुणाकर मूल्य ने लिखा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 60 में। 60 में है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी बताएं। ऑप्शन ए में है देवनागरी, बी में जो है वो खरोष्टी और सी में जो है वो सौरसेनी और डी में जो ब्राह्मी लिपि। तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर ए देवनागरी। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए में है पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए और डी बहू के लिए। तो जल्दी बताएं कि चारों में से इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो देखा जाए 61 का जो है वो सही आंसर है आपको ए पोता के लिए, क्योंकि मगमा जो है वो मिठाई जो खरीदी थी दही बेचने के बाद वो पोता के लिए ही खरीदी थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। इसी तरह आप सही जवाब दीजिएगा। तो 62 में क्या है ना कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा दिखाया गया है? तो हमको पता है कि अगर आप सही पढ़े होंगे, है ना, अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो इसका सही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन जरूर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में बिहार, सी में नेपाल और डी में केरल। यानी चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा, है ना? तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है 62 का ए यानी उड़ीसा। और ये बता रहा है क्या कि ये बाढ़ और सूखाग्रस्त जो है ये उड़ीसा शहर का ही है, यानी राज्य का है। तो इसका ऑप्शन होगा 62 का, यानी 62 का ए होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। 63 में आप देख सकते हैं कि पहले दिन पपाती को क्या था?
सर्दी, जुखाम, बुखार, दर्द। इन चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अगर आप पढ़े हैं तो जल्दी बताएं इसका। हमसे आंसर जो है बताने से पहले आपको जवाब देना होगा। तो देखा जाए 63 का सही आंसर जो है सी है, यानी बुखार। यानी पहले दिन जो है पपाती को बुखार हो गया था, है ना। अगर आप किताब अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन में सही टिक लगाने में भी आसानी होता है और अच्छा लगता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में क्या देखते हैं? 64 में है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी, टीले के नीचे था। यानी ढहते विश्वास में स्कूल जो था वो कहाँ था? टीले के नीचे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं आगे 65 में। 65 में क्या कर रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने के लिए देने के लिए कहा था? यानी सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का ये कहा था, निर्णय लिया था। तो ऑप्शन ए में देख सकते हैं 100 रुपया, बी में 50, सी में 60 रुपया और डी में 70 रुपया। तो चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए इसका सही ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपया। यानी 50 रुपया ही जो है महामारी खर्च के लिए, है ना, सीता के तीनों बेटा ने, है ना, निर्णय लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में क्या कर रहा है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य उदाहरण? यानी अच्छे लड़के जो है परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य है? यानी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए 66 का जो है इसका सही आंसर है आपको क्वेश्चन नंबर बी सरल वाक्य, क्योंकि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। और ये सरल लड़के के बारे में बताया जा रहा है, मतलब सीधा वाक्य है कि अच्छे लड़के हमेशा परिश्रमी होते हैं ना, तो इसलिए जो ये इसका ऑप्शन बी होगा, सरल वाक्य। ठीक है ना। जो आपको प्रॉब्लम होगा वो अपना ग्रामर से, व्याकरण से देख सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में कह रहा है क्या कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन नंबर ए में है कुएं में डालने के लिए, बी बेचने के लिए, सी पकाने के लिए, डी काटने के लिए। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 67 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुएं में डालने के लिए, है ना। संतु जो मछली लेकर भागा था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में कह रहा है क्या कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? यानी एक वृक्ष की हत्या किस कविता में किस कविता से संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दुष्चक्र, बी में इन दिनों, सी में सदानीरा और डी में जो है ग्राम्या। तो 68 का जो है इन चारों में से कौन सा आंसर है? देखा जाए इसका सही आंसर जो है आपको क्वेश्चन नंबर बी, इन दिनों में है सही कविता जो है संग्रह है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में क्या कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी की द्वीप, है ना, द्वीप जो है वो किस कवि की रचना है? तो नदी के द्वीप किस कविता की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पथ, कुमार नारायण, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ। यानी इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो देखा जाए 69 का जो सही आंसर है वो है आपको क्वेश्चन नंबर डी, सच्चिदानंद। यानी इसका शॉर्टकट देखा जाए इसका नाम अज्ञ, है ना। इसका सही आंसर डी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, यानी 70 की ओर। तो 70 में है क्या कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी है और मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है ना। इस जो यह कविता जो है वो किसकी है? ऑप्शन ए में भारत माता, स्वदेशी, सी हिरोशिमा और डी जनतंत्र का जन्म। इन चारों में से जो है वो 70 का आंसर जो होगा वो होगा आपको डी, जनतंत्र का जन्म, है ना। तो एक एक कविता के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरह
जो है वो एग्जाम में आने वाला है, इस विशेष ध्यान दीजिए। इसलिए हर पॉइंट को, हर वर्ड को अच्छा से हिंदी में पढ़िए ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना बने, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो 71 में लिखा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधे की कमी और डी अमीरी। तो बता सकते हैं कि 71 में जो है चारों का सही ऑप्शन क्या है। तो देखा जाए 71 में चारों का सही ऑप्शन जो है वो आपको है ऑप्शन नंबर बी गरीबी। गरीबी जो है वो जाति प्रथा का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की ओर। 72 में लिखा हुआ है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की है ना विधा है, यानी 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है, यानी कौन सी है ये। तो 20 के दांत क्या है, निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र है कि डायरी है। तो चारों में से बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए जो 20 के दांत है वो आपको इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहानी। ये एक कहानी है, ठीक है, क्या है, कहानी है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 73 में। 73 में लिखा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने, है ना, सोने से भरा घड़ा मिला था। तो किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के घड़े मिला था। तो अंग्रेज का नाम आपको देखा है, गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चारों में से जो है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए 73 का जो है वो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, वारन हेस्टिंग्स, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह शीर्षक पाठ की है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, मतलब ये किस कहानी में से ये लिया गया है ये शब्द, यानी वाक्य। तो ऑप्शन ए में नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली और डी नागरिक लिपि। तो बताएं चारों में से कौन सा ऑप्शन में से, मतलब किस कहानी में से ये जो है शब्द जो है यानी वाक्य है। तो आप बता सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो जरूर बताएंगे। 74 का सही ऑप्शन, 74 का जो सही ऑप्शन है वो है ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि बहादुर मछली में ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ था ये वाक्य, इसलिए इसका आंसर जो 74 होगा, ठीक है। चलते हैं 75 में। 75 में मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कि सांस्कृतिक। इन चारों में से सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखा जाए 75 का जो है वो सही आंसर जो है आपको बी है, सामाजिक, यानी मछली जो है एक सामाजिक कहानी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में देखा जाए कि मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक का है, मतलब यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ का है, मतलब किस पाठ से लिया गया कि मेरा धर्म कैदखानों का धर्म नहीं है। तो देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आपको देख रहे हैं, ऑप्शन ए में है नौबत खाना, बी में अभिनय, सी में शिक्षा और संस्कृति, डी में जी जीत में निखरता। इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति में है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। देखा जाए 77 में क्वेश्चन क्या है। तो 77 में कहा क्या कि लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे, यानी लेखक जो अभिनय था वो क्या साथ लेकर गए थे। तो ऑप्शन ए में है कुर्सी, बी में है पुस्तक, टाइपराइटर, सी में मेज और डी में है डंडा। तो बताएं इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए कि चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी, यानी पुस्तक लेकर जो है वो अभिनय अपने साथ जो है लेकर गए थे, ठीक है। चलते 78 में क्या कर रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, किसके बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन ए में है मूर्ति पूजन, कर्मकांड, गुरु ज्ञान और डी में तीर्थ यात्रा। तो बताएं इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखा जाए 78 का
चारों में से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु ज्ञान के बिना, क्योंकि गुरु ज्ञान के बिना जो है लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। चलते हैं आगे 79 में। 79 में क्या करा है कि सवैया, है ना, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, यानी इसके सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो ऑप्शन ए में रसखान, बी में अनामिका, सी में प्रेम घनन और डी में है जीवानंद दास। तो बताएं इन चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए तो 79 का है, इसका सही ऑप्शन है आपका ए, रसखान। इन रसखान जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन ए में है पाली भाषा, बी में ब्रज भाषा, सी में प्राकृत भाषा और डी में जो है वो मैथिली भाषा। तीन चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 80 का जो है वो सही ऑप्शन है आपका बी, ब्रज भाषा, यानी घनानंद जो थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। तो हेलो दोस्तों, आप अच्छा से याद करें, है ना, हिंदी को अच्छा से, जो पद भाग है कविता का जो भाग अच्छा से पढ़े और देखिए आप सब सही से आंसर का जवाब जरूर देंगे, है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है एमडी से है, ठीक है, तो एमडी जो है वो गाइड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए पढ़ें और आप जरूर मैट्रिक में फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 81 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक जो है, जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक जो है वो किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए में आप देख रहे भीमराव अंबेडकर, बी में गुनाकर, सी में अशोक वाजपेयी और डी में है अमरकांत। इन चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 81 का जो है इसका सही ऑप्शन है आपको डी, अमरकांत। जिंदगी और जोंक के लेखक जो है यानी इसके रचनाकार है अमरकांत है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको अमरकांत होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। और 82 में क्या करा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि बहादुर को लेकर जो है वो कौन आया था? तो लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। इन चारों में से जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 82 का जो है वो सही ऑप्शन आपका है बी, लेखक का साला। ये लेखक का साला ही जो था वो बहादुर को लेकर आया था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में क्या कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक जो है रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उचगा सानी, उच गांव सानी, उच का गांव सानी, ऊंचा गांव सानी सैनी। यानी चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए कि 83 का जो है वो सही आंसर आपको है क्वेश्चन नंबर बी, उच्च गांव, है ना, उच्च गांव सानी। ये जो है लेखक के गांव का नाम था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में क्या है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ऑप्शन ए में बनारस घराने, सी बी लखनऊ घराने, डी डुमराव घराने और डी जो है वो जयपुर घराने के थे। तो बताएं 84 में जो है चारों का सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए कि 84 का जो है वो सही ऑप्शन है आपको क्वेश्चन नंबर बी, लखनऊ घराने के थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में क्या कर रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ, यानी भाग्यवाद नहीं भौतिकवाद का अर्थ जो है वो भाग्यवाद नहीं, ये किस निबंध, ये जो है वो किस निबंध की पंक्ति है? तो आपको बताना, चार ऑप्शन दिया हुआ है, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और एक और ऑप्शन है जो आपको है
84 का जो है एक और ऑप्शन है जयपुर घराने। तो बताएं इन चारों में से इसका सही आंसर जो होगा 84 का जो है, सॉरी 85 का जो है, इन चारों में से जो है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखा जाए तो 85 का जो है सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, बी, यानी इसका बी आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। ये है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर, है ना। आप देख सकते हैं 86 में है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी बताएं बिरजू महाराज का संबंध क्या था? हमसे पहले जो है क्वेश्चन का जवाब देना होगा। देखा जाए तो 86 का जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी बिरजू महाराज का संबंध जो है तबला वादन से नहीं था, संतूर वादन से नहीं था, बांसुरी वादन से नहीं था, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। यानी डी होगा, यानी किसी से नहीं था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, है ना। और देखते हैं 87 क्या कर रहा है। तो 87 कह रहा है कि निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या होता है? यानी निश्चय शब्द का उल्टा शब्द क्या होता है? तो उपनिश्चय, न निश्चय, अनिश्चय और वह निश्चय। तो जल्दी सोच कर बताएं कि इसका उल्टा कौन सा शब्द होगा चारों में से। तो देखा जाए तो 87 का जो है इसका सही आंसर आपको आ जाएगा इसका सही आंसर जो है आपका सी होगा, अनिश्चय, क्योंकि निश्चय का उल्टा जो है अनिश्चय ही होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 88 में। 88 में क्या कर रहा है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, यानी वास्तविक शब्द में एक उपसर्ग और प्रत्यय होता है। इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है इक, बी में है विक, सी में क और डी में है इक। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आप इसे सोच कर बताएं, हमसे पहले आपका इसका जवाब देना होगा। तो देखा जाए 88 में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक, क्योंकि वास्तविक, जब वास्तविक बोलते थे विक, तो विक को जब बोलते थे वी, तो वी से निकलता है ई और ई के बाद दे देते हैं क। तो इस तरह देखा जाए तो इसका 88 का आंसर जो है वो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़ा ई का उच्चारण होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 89 में। 89 में लिखा हुआ है रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी इसको विशेषण बनाना है, विशेषता बताना है कि रुचि जो है शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखा जाए तो 89 का आंसर जो है आपको इसका ऑप्शन नंबर सही आएगा, ए आएगा, रुचिकर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 90 का, तो 90 में है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यानी महाशय का स्त्रीलिंग कर दिया जाए तो महाशयी होगा कि महास्या होगा कि महासनी होगा कि महासी, है ना, महासी होगा। ठीक है, महासी, यही, यानी महासही, महास्या, महासनी, महासे। इन चारों में से सही आंसर क्या है? सोच कर बताएं इसका सही आंसर। हमसे पहले इसका जवाब देना होगा, तभी समझेंगे कि आपका व्याकरण भी बहुत मजबूत है। तो देखा जाए इसका 90 का जो है सही आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर बी, महास्य, क्योंकि महास्य जो है वो पुल्लिंग है और जब स्त्रीलिंग करने के लिए रहते हैं तो उसमें एक पाई की मात्रा लगा देते हैं या उस पर बढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें पाई की मात्रा लगेगा। जैसे छात्र का छात्रा, उसी तरह महाशय का महाशया। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते 91 में क्या करा। 91 में करा कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध मतलब सही से कौन लिखा हुआ है शब्द? सीवी, हिंदू, मधुर, सौहार्द, सौहार्द। तो इन चारों में से जो है सही कौन सा लिखा हुआ शुद्ध शब्द बताएं। ये क्वेश्चन जो है 91 का है। तो देखा जाए 91 का जो है इसका सही आंसर आपको आएगा बी, हिंदू। हिंदू जो है वो शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। 92 में कह रहा है विवाह शब्द है, विवाह कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि विवाह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है?
तो देखा जाए 92 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। विवाह, विवाह हो गई, है ना। इस तरह से वाक्य बना के हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। इस तरह विवाह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए 93 का। 93 में मैं पढ़ रहा हूँ, ये किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। चारों में से कौन सा ऑप्शन है? सोच कर बताएं, चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपका जो है आपका हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ यानी अभी का बोध हो रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है ना, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात किया जाए 94 में लंबोदर। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? द्वंद, दीर्घु, बहुवीर्य कि तत्पुरुष। ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो देखा जाए 94 का जो है वो सही ऑप्शन है आपको लंबोदर, यानी ये आपको बहुवीर्य समाज है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। देखा जाए 95 का जो है क्वेश्चन नंबर है 95 में क्या करा, महिला का प्रवाची शब्द क्या होता है? सविता, नारी, अंशुमाली, निधि, है ना, निधि। इन चारों में से जो है 95 का जो है सही आंसर क्या है, आपको पता है तो जल्दी बताएं, हमसे पहले बताना है हमको। तो देखा जाए महिला का प्रवाची शब्द का सही ऑप्शन नंबर है बी, नारी, यानी महिला का प्रवाची शब्द नारी होता है, क्योंकि प्रवाची का मतलब जिसका कई नाम हो, है ना, तो महिला को नारी भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में कह रहा क्या है, एरी शब्द का विलोम क्या होगा? एरी शब्द का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है सुधा, बी में सूखा, सी में चोटी और डी में है जो है लाघव। इन चारों में से जो है सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखा जाए तो एरी शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है चोटी। क्या होता है? चोटी, क्योंकि सुधा तो हो नहीं सकता, सूखा नहीं हो सकता, यानी एरी शब्द का विलोम शब्द चोटी होता है, ठीक है। 97 में देखा जाए तो 97 में लिखा हुआ है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो होशियार समझना, अन्याय, एक ही सहारा, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, सोच कर बताएं। और देखा जाए तो 97 का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 में लिखा हुआ लिखावट शब्द कौन सा शब्द है? यानी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है लिखावट? तो देखा जाए 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, यानी लिखावट, लिखावट अच्छी है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो देखा जाती है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 में लिखा हुआ है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो आपको ऑप्शन में है श्रीमणी, श्रीमानी, श्रीमती और श्रीमानाइन। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखा जाए 99 का जो है 99 में जो है इसका सही ऑप्शन है सी, श्रीमान का स्त्री जो है श्रीमती। कैसे कहते हैं? श्रीमान, किसी का नाम बताते हैं श्रीमती, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 में। लास्ट क्वेश्चन है 100 में लिखा हुआ शुद्ध शब्द है गुणी, पति, तत्कालिक और ये प्रामाणिक। तो चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो देखा जाए इसको ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो इसका सही शब्द है ऑप्शन नंबर डी, प्रामाणिक। प्रामाणिक जो लिखा हुआ वो सही शब्द है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जवाब, मतलब 100 क्वेश्चन हमने बताए, लेकिन आपको एग्जाम में 100 में से जो है वो 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, अगर आपका हिंदी तैयारी होगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक ना। आप खूब एग्ज़ाम में मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक ना, ताकि आपका आने वाले फाइनल एग्ज़ाम जो मार्च में है, सॉरी फरवरी में है, जो है 17 फरवरी से है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप जरूर फर्स्ट आ सकते हैं। इसी तरह हर क्वेश्चन का मेरा जवाब देते रहिए और मैं बताता रहूँगा
कि आप जो है कंफ्यूजन आ सकते। बस आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का जवाब हमसे पहले जो है वो सही सही दिए हैं। आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही से दिए हैं, 70 कि 80, कितना का जवाब जो है आपने सही सही जो है हमसे पहले आप दिए हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि आप जो है अच्छे पढ़ते हैं और ज़रूर आगे चलकर कुछ बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।